कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और पेड बैच वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन में कुछ तकनीकी समस्याएं आ गई थी, जिसके कारण हमें अपना अगला वीडियो लाने में देरी हुई। तो इसके लिए हमें खेद है। आज हम लोग बात करेंगे पत्र लेखन के बारे में। दिए गए पत्र के अनुरूप हमें सारणी लेखन करना होता है। तो इसके लिए एक हमसे प्रश्न पूछा जाता है सारणी लेखन का। इसके पहले हमने सारणी से संबंधित जो क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हम लोग करवा चुके थे। लगभग इसकी जो बेसिक जानकारी थी, सारी जानकारियां हम लोगों ने देने का प्रयास किया था। अब यहाँ पर सारणी लेखन से संबंधित हमें जानकारी लेनी है। सारणी लेखन में सबसे पहले हमें यह जानने जरूरी होता है कि सारणी रूप में पत्र को बनाने के लिए 6 निश्चित स्तंभ या कॉलम होना जरूरी होता है। 6 निश्चित स्तंभ या कॉलम जरूरी होता है। देखिए, सबसे पहली होती है क्रम संख्या। क्रम संख्या में क्या होता है, हम जो क्रम होता है पत्रों का 1 2 3 4 पत्रों के क्रम को लिखते हैं। फिर उसके बाद होती है पत्र संख्या। पत्र संख्या जब पत्र में दी गई संख्या को यहाँ हम दूसरे नंबर पर लिखते हैं। तीसरा होता है पत्र पर दिया गया दिनांक। जो भी पत्र में दिनांक होता है उस दिनांक के बारे में हमें यहाँ लिखना होता है। फिर होता है प्रेषक अर्थात पत्र को भेजने वाला। पत्र को भेजने वाले को हम दिनांक के पश्चात चौथे नंबर पर रखते हैं। अगली बारी आती है प्रेषिती अर्थात जिसको पत्र भेजा जाता है। तो जिसे पत्र भेजा जाता है उसे हम 5वें नंबर पर रखते हैं। और अंत में होता है बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण विषय तथा आशय। हमको ये देखना है कि जो हमारा विषय और आशय का जो कॉलम हो वो थोड़ा अन्य कॉलमों की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा सामग्री लिखना पड़ता है। प्रेषिती प्रेषक इसमें हमें केवल नाम लिखना पड़ता है और यहाँ पर हमें दिनांक लिखना पड़ता है। पत्र संख्या में केवल हमें पत्र की जो संख्या होती है उस संख्या को लिखना पड़ता है। और क्रम संख्या में केवल हम क्रम को ही लिखते हैं। तो बहुत ही आसान है, देख लीजिए। 6 चीज़ें हमें एक क्रम से याद करनी होती हैं। क्रम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिती, विषय तथा आशय। तो जैसे ही आप किन्हीं 4 प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे, 4 दिए गए पत्रों को अगर आप सारणी रूप में कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे, तो आपको इसका पता हो जाएगा कि हमको क्या क्या लिखना है। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्रम संख्या। फिर उसके बाद क्या लिखना है, पत्र संख्या। फिर उसके बाद क्या लिखना है, हमारा जो दिनांक होता है दिनांक। फिर उसके बाद प्रेषक लिखना है, प्रेषक का नाम। फिर प्रेषिती का नाम अर्थात जिसे भेजा जा रहा है उसका नाम। फिर उसके बाद क्या होगा कि पत्र का आशय तथा विषय। ठीक है, पत्र का विषय क्या है, पत्र का आशय क्या है। तो इतना हम लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसानी से यहाँ पर नंबर मिलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर हमने एक पत्र को दर्शाया है। इस पत्र में आप देख सकते हैं पत्र संख्या है 1103-5-12। अब प्रेषक जिला अधिकारी प्रयागराज। यहाँ पर प्रेषक है जिला अधिकारी प्रयागराज। और यहाँ पर क्या है, सेवा में सचिव, ठीक, पंचायत राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, तो जिला अधिकारी प्रयागराज एक पत्र लिखते हैं पंचायत राज विभाग के सचिव को उत्तर प्रदेश सरकार में, लखनऊ में। और जो विषय होता है
विषय को हम लोग हमें लिखा लिखा मिलता है अस्थायी नियुक्त कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में। अस्थायी नियुक्त कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में यह एक पत्र है और इस पत्र में हमें बताया गया है कि महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि इस जिले में पंचायत विभाग के अस्थायी नियुक्ति वाले कर्मचारियों के अवकाश आदि के संबंध में निश्चित नियम की सूचना नहीं मिली है। स्थायी नियुक्ति वाले कर्मचारियों के समान ही इन्हें भी अवकाश आदि की सुविधा देना अनुचित ना होगा। प्रार्थना है कि इस संबंध में निश्चित नियमों को यथाशीघ्र अवगत कराया जाए। भवदी मनीष कुमार, जिला अधिकारी प्रयागराज। तो प्रयागराज के जिला अधिकारी मनीष कुमार, उनके द्वारा यह पत्र लिखा गया है और पंचायत राज विभाग के सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग के सचिव को यह पत्र लिखा गया है। अब देखिए, हमें इसे सारणी रूप में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अक्सर जब समीक्षा अधिकारी के पद पर अथवा सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर जो विद्यार्थी पहुंचते हैं तो उनको ये काम करना होता है, स्टार्टिंग करनी होती है और उसके अलावा यहाँ पर जो भी सारणी है, टेबल है, ये सारी टेबल को बनाना पड़ता है, यही काम होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, उसी फॉर्मेट पे हम लोग चलेंगे। देखिए, सारणी रूप में पत्र का सार है और यहाँ पर क्रमांक 1 दिया हुआ है। क्रमांक 1, पत्र संख्या 1103-5 और 2, 11-03-5 और 2। तिथि कितनी है? 15 मई 2013, 15 मई 2013, ठीक है। और जो हमारे पत्र की तिथि होगी उसी को हम डाल लेंगे। मान लीजिए ये हमें 25 मई 2025 या फिर 26 अगस्त 2025 जो हमें दिया होगा वो हम अपनी तिथि डाल लेंगे। प्रेषक जिला अधिकारी प्रयागराज भी लिख सकते हैं, जिलाधिकारी प्रयागराज या जिलाधिकारी। प्रेषिती है सचिव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। और विषय क्या है? पंचायत विभाग के अस्थायी नियुक्ति के कर्मचारियों के अवकाश आदि के संबंध में निश्चित सूचना मांगी गई है। तो यहाँ से यह एक टेबुलर फॉर्म है किसी भी पत्र का, किसी भी दिए गए पत्र का एक टेबुलर फॉर्म है, एक सारणी रूप में पत्र का सार है, जो कि बहुत आसानी से हमें केवल 6 कॉलम बनाने होते हैं और इसका हमको मार्क्स मिल जाता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है सरकारी पत्र क्या है? मुख्य परीक्षा 2008 में पूछा गया है कि सरकारी पत्र क्या होता है, सरकारी पत्र क्या होता है। कह रहे हैं कि ऐसा पत्र जो सरकार के किसी एक कार्यालय से, सरकार के किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजा जाए और उसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान या नीति निर्धारण को विषय बनाया गया हो। सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान, नीति निर्धारण को विषय बनाया गया हो तो ऐसा पत्र क्या कहलाता है? सरकारी पत्र कहलाता है। ऐसा पत्र सरकारी पत्र कहलाता है, ठीक। तो 2008 की मुख्य परीक्षा में ये सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था। दूसरा है कार्यालयीय पत्राचार में अधिसूचना। अधिसूचना से क्या तात्पर्य है? अधिसूचना क्या होती है? यह अधिसूचना में कौन कौन सी बातें ध्यान देने योग्य हैं? अधिसूचना में क्या हम गौर फरमाएंगे या फिर अधिसूचना में कौन सी बातें हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अधिसूचना सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय, सार्वजनिक महत्व के आदेश,
सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए समय समय पर ठीक है, सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय, सार्वजनिक महत्व के आदेश सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए जो है समय समय पर सरकार के, थोड़ा सा हम इसको इराज कर लेते हैं। और अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ हमें विस्तृत बताया गया है कि अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है, अधिसूचना का प्रकाशन केंद्रीय अथवा राज्य गजट में सरकार करती है। सरकार अधिसूचना का प्रकाशन या तो केंद्रीय गजट या तो राज्य गजट में करती है। सांविधिक नियमों और आदेशों की घोषणा के लिए राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, परावर्तन तथा प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेशों के घोषणा के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में अधिसूचना का तात्पर्य वह सरकारी माध्यम जिससे सरकार विज्ञप्ति, ऐसा माध्यम है जिससे सरकार क्या करती है, विज्ञप्ति, आदेश, विधेयक, अध्यादेश, अधिनियम एवं विभिन्न सूचनाएं जनता को इसके माध्यम से दी जाती है। अधिसूचना क्या है? अधिसूचना का तात्पर्य यही कि अधिसूचना के माध्यम से सरकार विज्ञप्ति, आदेश, विधेयक, अध्यादेश, अधिनियम एवं विभिन्न सूचनाएं जनता को देती है। एक अधिसूचना के महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिख दिए गए हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है अधिसूचना में उसमें प्रकाशित होने वाले भाग और खंड का उल्लेख होना चाहिए। अधिसूचना में प्रकाशित होने वाले भाग और खंड का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा है उस पर संयुक्त सचिव या उससे बड़े अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरा है अधिसूचना चूंकि सरकार की ओर प्रकाशित होती है, सरकार की ओर से प्रकाशित होती है, इसलिए उसमें संबोधन या अपना निर्देश नहीं होना चाहिए। उस पर प्रकाशित किए जाने वाले कार्यालय का नाम तथा पता अवश्य होना चाहिए। अधिसूचना की प्रतिलिपि जिन्हें भेजी जाए उनका नाम और पता बाईं ओर लिखा जाना चाहिए। अधिसूचना की प्रतिलिपि जिसको भेजा जाए उसका नाम पता बाईं ओर लिखा रहना आवश्यक होता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने आज समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण क्लास आज हमने कंप्लीट की। तो हमारी ये जो इस आज की क्लास है, इससे पहले काफ़ी तकनीकी समस्याएं हुई थी, इसलिए क्लास रोकी गई थी। अब बराबर कक्षाएं होती रहेंगी, लेकिन एक दिन के अंतराल पर होंगी कक्षाएं। तो आप लोगों को ऐप के माध्यम से मुख्य परीक्षा की कक्षाएं मिलती रहेंगी। यहाँ पर जो चीज़ लिखा है या पीडीएफ में जो दिया जाए उसकी सीधे सीधे नोट्स आप बना सकते हैं और सीधा सीधा लिख सकते हैं, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों, शुभ संध्या, नमस्कार।